नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इम्तिहान आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था 69th बीपीएससी के लिए। ये इम्तिहान आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है प्री के लिए, टेस्ट नंबर 3। और हमारे चैनल पे अगर आप बात करेंगे तो ये टेस्ट नंबर होगा 25। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी माध्यम से हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे टाइम मिलेगा तो इंग्लिश माध्यम का भी हम लेके आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 20-21 अप्रैल 2023 के दौरान 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका सी। 20 से 21 अप्रैल 2023 के दौरान नई दिल्ली में 2 दिवसीय बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था और इसका आयोजककर्ता जो थे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो गया एक का सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो गया 2 का ए। 15 अप्रैल 2023 को राजस्थान की रहने वाली है ये नंदिनी गुप्ता। ये फेमिनी मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है और इस साल की प्रतियोगिता फेमिनी मिस वर्ल्ड का 59वां संस्करण था। पहली रनर पर जो रही है दिल्ली की श्रेया पूजा रही थी और दूसरी रनर पर रही थी मणिपुर की उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये रही थी दूसरी पे। और नंदिनी गुप्ता जो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधि ये करने वाली है। ठीक है, तो ये कौन सा था, 59वां था। 71वीं का कौन करेगा, ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा वहाँ पे लीड किया जाएगा यूएसए में। तो सही आंसर हो गया 2 का ए, नंदिनी गुप्ता। श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड कब प्रसारित हुआ था। तो ये प्रसारित किया गया था 30 अप्रैल 2023 को। तो देखिए डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या करिएगा, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। तो 30 अप्रैल 2023 को ये प्रकाशित किया गया था या प्रसारित किया गया था और ये मन की बात का 100वां एपिसोड था। ठीक, 3 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था मन की बात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इस 100 एपिसोड पूरा होने के अवसर पे 100 रुपया का टिकट और एक विशेष 100 रुपया का एक टिकट और एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया था 26 अप्रैल को नई दिल्ली में। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी, 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें कहा जा रहा है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो अभी बाघ का जो रिपोर्ट आया था उस 2022 में, इसके अनुसार अभी भारत में जो बाघों की संख्या है 3167 है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र के परिणाम जारी किए हैं और इस परिणाम में जो ये कह सकते हैं नवीनतम बाघ जनगणना, इसमें जो वर्ष 2022 में बाघों की संख्या है इंडिया में 3167 हो गया, जो कि 2018 में 2967 था। ठीक है, तो 67 कॉमन है, मतलब कि 2018 में कितना था 2018 में 2967 था और ये बढ़ के कितना हो गया 3167 हो गया, मतलब ये 67 कॉमन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर प्रतिशत के बारे में अगर हम लोग बात करें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2018 से अभी तक में, तो 6.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 5 नंबर। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो गया आपका ए, महाराष्ट्र। ठीक है, कितने फीट की है, तो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। इसका अनावरण किया गया है 13 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। मनुष्य को ज्ञात दूसरा सबसे गहरा बुल्लू होल जिसका नाम है तामजा बुल्लू होल कहाँ पर खोजा गया है। तो ये खोजा गया है आपका मेक्सिको के पास। तो सही आंसर इसका हो गया कौन सा, ए, मेक्सिको के पास।
ठीक है। वैज्ञानिक ने ये दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। यह 900 फीट गहरा है और मेक्सिको के तट से मतलब पास ही में कह सकते हैं, वहाँ पर ये खोजा गया है। तो सही आंसर इसका हो गया ए, मेक्सिको के पास। क्वेश्चन नंबर है 7 और इसमें कहा जा रहा है 29 जून 2024 तक LIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को। सही आंसर हो गया ये। करंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये 24 जून 2023 तक इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भविष्यवक्ता खोज एल्गोरिदम प्रिडिक्शन डिस्कवर एल्गोरिथम विकसित किया गया है। तो ये किसके लिए विकसित किया गया है। तो ये भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए ये विकसित किया गया है। सही आंसर इसका हो गया है बी। ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेसिकली ये काम करेगा, मतलब एक एल्गोरिथम होगा और 18 महीने पहले ही भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का ये भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। मतलब 18 महीना पहले ये भविष्यवाणी करके देगा कि ग्रीष्मकालीन मानसून कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें कहा जा रहा है सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ये चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। सही आंसर इसका सही आंसर हो गया इसका सी। एक सेकेंड, सही आंसर इसका हो गया सी, ऑपरेशन कावेरी चला गया था। भारत ने अशांति से जूझ रहे सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। तो ये नाम रखिएगा ऑपरेशन कावेरी। चलिए कमेंट बॉक्स में भी ये बताइए ऑपरेशन गंगा किसके लिए स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। 9 का सही आंसर हो गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत में जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें जल निकायों का गिनती किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 24,24,000 एक सेकंड यहाँ डेटा लिख देते हैं। पूरे देश में 24,24,540 जल निकाय है स्थित है। ठीक है। जिसमें से अगर बात करें तो 23,55,000 जल निकाय जो है लगभग ये कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और ये कुल जल निकाय का कितना है तो 97.1% जल निकाय जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और लगभग 2.9% जो है जल निकाय ये है शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की, तो कितना हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है 97.1% जल निकाय है ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। और शहरी क्षेत्र में कितने हैं ओनली 2.9% जल निकाय। जल निकाय का तात्पर्य यहाँ है कि झील कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, इस सब का गिनती हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें जल निकायों के मामला में तो बंगाल सबसे 1 नंबर पर है और इसमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही पूछा जा रहा है 11 नंबर में। भारत में जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार जल निकायों की संख्या के मामले में 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से है। तो 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं अभी बताए थे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा है जल निकाय आपके पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश में और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी। और ये तीनों मिला के अगर जल निकायों की बात करेंगे तो ये 97 में से मतलब जो 100% अगर बात करेंगे तो इसमें 63% कवर करता है। 63% जल निकाय जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने घर से वोट देने का विकल्प पेश किया है। किसके लिए पेश किया गया है तो देखिए हाल ही में चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विकलांगों के लिए घर से वोट देने की सुविधा शुरू की है। तो ये किया गया है 80 वर्ष से अधिक या विकलांगों के लिए किया गया है। तो सही आंसर हो गया 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में मापुटो से मचावा तक मेड इन इंडिया ट्रेन में यात्रा की। मतलब कि ये जो है जगह का नाम है मापुटो से मचावा, ये जगह का नाम है। और इस पे यहाँ पर जो किया जा रहा है एक रेलवे चल रहा है जो कि मेड इन इंडिया के द्वारा ये ट्रेन बनाया गया है। और ये जगह कहाँ पर है तो ये जगह है मोजाम्बिक में। सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 14। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 5 राज्यों में से नहीं है। तो देखिए इसका जो रिपोर्ट 2021-22 में किया गया था उसके अंतर्गत 5 राज्य कौन कौन से आते हैं। तो ये पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश,
एक सेकंड, पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, तीसरे नंबर पे है केरल है, और चौथे नंबर पे है राजस्थान, और पाँचवें नंबर पर है तेलंगाना। तो ये देखिए कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें तमिलनाडु नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा जा रहा है किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण 8 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। तो ये किया गया था डोगरी भाषा में। अब आप लोग को बताना है ये डोगरी भाषा जो है किस राज्य में बोला जाता है। ठीक है, जिसका अभी संविधान का पहला संस्करण अभी जारी किया गया 8 अप्रैल 2023 को। आपको बता दूं कि यह 8वां शेड्यूल का ये भाषा है, बोडो डोगरो संथाली मैथिली। तो 15 का सही आंसर हो गया डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस समिति का गठन किया है। तो ये किया गया है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन प्रणाली की समीक्षा है उसके लिए एक सचिव गठित किया है, और इसके हेड कौन है, टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में किया गया है। ये 4 सदस्यीय समिति है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, टीवी सोमनाथ समिति किया गया है। 16 का आ गया सही आंसर बी। नंबर 17 है, और इसमें कहा जा रहा है आईसीसी के पूर्व सदस्य देशों के बीच पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खड़े होने वाली इतिहास की पहली महिला एम्पायर कौन बनी है। तो देखिए उनका नाम है टिम कॉटन। क्या नाम है, टिम कॉटन। तो 17 का सही आंसर हो गया सी। और ये जो है टिम कॉटन 2 आईसीसी पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खड़े होने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। तो नाम याद रखिएगा, टिम कॉटन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बेसिकली इसको कहा जाता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर, और तेलंगाना है तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश जो है 18वें स्थान पर है, जबकि सबसे निचले स्थान पर अगर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है। तो इसमें कौन सा पहले स्थान पर है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा। कर्नाटक पहले स्थान पर, और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। सबसे लास्ट में कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 19, इसमें कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो कितना पहुंच गया है, भारत का रक्षा निर्यात जो है अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 686 करोड़ रुपया था। वित्त वर्ष 2013-14 में कितना था, तो 13-14 में ये था 686 करोड़ रुपया, जो कि अभी 2022 में ये पहुंच गया है 16,000 करोड़ रुपया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया सी, 16,000 करोड़ रुपया। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को उसके मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है बिहार को। ये मिर्चा चावल कहाँ पे उपजाया जाता है, तो ये पश्चिम चंपारण में मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। पश्चिम चंपारण में इसको उगाया जाता है। तो 20 का सही आंसर हो गया आपका सी। नंबर है 21, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कौन से 2 जिले देश में शीर्ष 5 जिलों में शामिल किया गया है या शामिल है। तो नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा क्षेत्र में देश में शीर्ष 5 जिला को स्थान मिला है। उसमें बिहार से 2 जिला है, एक है शेखपुरा जो कि पहले नंबर पर है, और दूसरा है पूर्णिया जिला जो कि दूसरे स्थान पर है। तो सही आंसर हो गया शेखपुरा एवं पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी माह के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश में पहला स्थान मिला है। तो ये दिया गया है समस्तीपुर जिला को। सही आंसर हो गया 22 का सी। ठीक है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पेय एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण हुआ है 2023 के लिए। जनवरी माह के लिए अगर बात करें तो राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिला जो है देश में पहला स्थान इसको मिला है। तो सही आंसर हो गया 22 का सी। क्वेश्चन नंबर है 23, इसमें कहा जा रहा है बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्री
4। 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये कौन जीती है? तो ये जीती है अंजनी कुमारी। सही आंसर हो गया 23 का ए। तो ये बिहार के जमुई की रहने वाली है अंजनी कुमारी, तो बिहार से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। और जो अभी बेंगलुरु में आयोजित हुआ था इंडिया ग्रैंड प्री फोर्ट 2023 में भाला फेंक का स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक इनको मिला है और ये बिहार के जमुई जिला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अप्रैल 2023 में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है। मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी के एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया 24 का मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट 25 नंबर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा जो कथन है गलत है ये बताना है, बाकी कथन जो है सही है। तो पहले हम लोग गलत कथन खोज लेते हैं। ये सी कथन जो देख रहे हैं ये गलत है। इसमें कहा जा रहा है यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए प्रदान की गई है, ये गलत है। बाकी सब सही है। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका जो बाकी ऑप्शन है वो पढ़ेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो केंद्र मंत्री अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान की थी, ठीक है। और इसमें 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले से सीमावर्ती गांव जितने भी है जैसे किबूती हो गया उसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वहां पर मतलब कि यहां से शुभारंभ किया गया था। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। यह एक केंद्र के द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 25-26 तक ही इसको लागू किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या 26-27, तो ये गलत हो गया। बाकी ऑप्शन सही है, तो एक बार पढ़ लेते बाकी ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की, तो ये सही है। दूसरा है 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के आजवा जिले से एक सीमावर्ती गांव जिसका नाम है किबूती में लॉन्च किया गया। ये किबूती जो है ये सीमावर्ती गांव सबसे पूर्वी गांव है हमारे देश का, या कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद है डी नंबर। वाइब्रेंट विलेज एक्शन ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ये ए बी डी सही है और ये सी जो नंबर है ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 और इसमें है कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो देखिए कौन सा राज्य है, तो ये है मिजोरम। मिजोरम जो है ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा इसकी लगती है। तो सही आंसर हो गया इसका डी 26 का मिजोरम। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है और विंध्या पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी अलग करती है। तो सही आंसर हो गया इसका बी विंध्याचल पर्वत। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें कहा जा रहा है विश्व के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का लगभग कितना प्रतिशत भारतीय तट को प्रभावित करता है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में से एक है जिसमें 8,041 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाली उपमहाद्वीप दुनिया के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ये प्रभावित होता है, कह सकते हैं हर साल। तो सही आंसर हो गया ठीक है। तो इसका 28 नंबर का सही आंसर हो गया आपका बी 10%। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये कौन सा मानसून है? तो देखिए लौटते हुए मानसून और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के कारण कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु के आसपास अगर कह सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया? तमिलनाडु और थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला पार्ट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मतलब ये देखिए जैसे ये अगर हम इंडिया का मैप अगर छापते तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो ये वाला पार्ट कोरोमंडल तट कहलाता है। तो यहीं पर बारिश होता है, शीतकालीन बारिश। तो सही आंसर हो गया 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं है?
कौन सा नहीं है? तो देखिए, रोहतांग दर्रा जो है मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूरी पश्चिम हिमालय पर पीर पंजाल श्रृंखलाओं के पूर्वी छोर पर एक ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी वाला दर्रा है, जो कि ये ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया 30 का डी। नंबर है 31 नंबर। इसमें कहा जा रहा उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की निम्न में किन देश के साथ साझा सीमाएं हैं। सॉरी, एक बार और पढ़ देते हैं। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की निम्न में से किस देश के साथ साझा सीमाएं हैं? तो ये देखिए कौन सा है? नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है, जिसमें से उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, उसी को उत्तरांचल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल। इसके साथ लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश है? तो साझा सीमा करता है किससे? नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में अत्यधिक घने जंगल मौजूद है? तो बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर अत्यधिक घने जंगल उपस्थित है, मतलब है। तो इसमें है पश्चिम बंगाल, रोहतास, मुंगेर, जमुई, लखीसराय में बहुत घने जंगल है। तो सही आंसर हो गया कितने? 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अत्यधिक घने जंगल मौजूद है। तो 32 का सही आंसर हो गया सी। नंबर है 33। इसमें कहा जा रहा है उत्तरी बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है? तो ये है, तो जैसे तराई मिट्टी भूरे पीले रंग की होती है और प्रतिक्रिया से तटस्थ से मध्य मतलब अम्लीय होती है, ये कह सकते हैं। तराई मिट्टी ऊपरी तराई की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। ऊपरी तराई मतलब हो गया जो हिमालय से जस्ट नीचे वाला पार्ट होगा, ये ऊपरी तराई हो गया। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, अगर बात करें जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर वाला बात, तो ये निचली तराई हो गया जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग और नेपाल वाली सीमा के पास है और हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। तलहटी मतलब होता है कि फुट हिल, हिमालय के फुट हिल में ये तराई मिट्टी पाई जाती है। तो ये इसका सही आंसर हो गया कि तराई मिट्टी। सही आंसर हो गया 33 का बी, तराई मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण पिछले 40 वर्षों में वनों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है? तो भारत में कुल वन और वृक्षा अनावरण की बात करें तो 80.7 मिलियन हेक्टेयर पर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.56% है। ये याद रखेंगे, 24.56% है अगर वृक्षावरण और वन की दोनों की बात करें तो। वन विकास के लिए आवंटित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि के कारण पिछले 40 वर्षों में जंगल की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। तो इसका सही आंसर हो गया वन के लिए आवंटित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। इसके चलते वन में वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है हमारे देश में? तो सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर हो गया 34 का सी। क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचित क्षेत्र में निम्नीकरण का मुख्य रूप है? तो ये क्या है कि सिंचित क्षेत्र में जो भूमि का निम्नीकरण मिट्टी के लवणीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया मिट्टी का लवणीकरण। तो सही आंसर हो गया ये 35 का डी। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में कौन ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक है? तो ग्रेनाइट के 2 घटक हैं आमतौर पे जो है देखा जाता है कि 70 से 77% सिलिका और 11 से 13% तक एल्युमिनियम। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? सी, सिलिका एवं एल्युमिनियम, जो कि ग्रेनाइट का 2 मुख्य घटक है। 36 का सही आंसर सी। इसमें कहा जा रहा है खादर मिट्टी के संबंध में गलत कथनों को पहचानें। तो कौन सा गलत है? इस मिट्टी का क्षेत्र अधिकांश बाढ़ से अछूत रहता है। नहीं, ये बाढ़ से अछूत नहीं रहता है। ये जो देखिए ये 2 पार्ट में बांट दिया जाता है खद्दर में, एक पुराना खद्दर एक न्यू खद्दर, जिसको एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। तो एक जो है न्यू वाला बहुत उपजाऊ होता है और पुराना भी कहा जाता है इसको। तो ये जो गलत कथन है, इस मिट्टी का क्षेत्र अधिकांश भाग से अछूत रहता नहीं, अछूत नहीं रहता, यहाँ हर साल बाढ़ आता है। देखिए बाकी क्या है, ये गलत है कथन, बाकी कथन सही है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसे नवीन जलोढ़ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ये मिट्टी, ये भी सही है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहता है, तो ये भी सही है। ए, बी, डी सही है, सी नंबर गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त धारा का नाम गंगा है? तो देखिए गंगा जो है, गंगा को उद्गम स्थल उत्तराखंड में उत्तराखांसी डिस्ट्रिक्ट से होता है और गोमुख के निकट से,
और यहाँ पे जब आके ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाता है, ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलता है उसको क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर ये मिलता है वहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। और जैसा कि आपको पता है कुल लंबाई जो गंगा रिवर का है वो 2525 किलोमीटर है उत्तराखंड से लेके वेस्ट ऑफ बंगाल से। और बिहार में इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 445 किलोमीटर की लंबाई है बिहार में। तो सही आंसर हो गया 38 का डी। नंबर है 39 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पश्चिम विक्षोभ का उद्गम क्षेत्र है डैश है। तो ये कहाँ से होता है, ये भूमध्य सागर के पास से होता है, ये चक्रवाती एक हवा है। तो सही आंसर हो गया पश्चिम विक्षोभ का उद्गम स्थल है ये है भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 39 का सही आंसर हो गया ए। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा भाखड़ा नगाल परियोजना से निम्न में कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है। तो देखिए भाखड़ा नगाल परियोजना पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान लाभान्वित होता है। तो इसमें से कौन सा राज्य है, तो इसमें से सारे राज्य हैं जितने देख रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो गया क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये सारे जो है और पंजाब इसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 4 राज्य है इससे लाभान्वित होते हैं भाखड़ा नगाल परियोजना। और किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नगाल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में नहीं मिलती है। तो देखिए दक्षिण दिशा से कौन नदी नहीं मिलती है, तो ये कर्मनाशा तो मिलती ही है। बिहार में दक्षिण में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो ये कर्मनाशा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होके बक्सर उक्सर के आसपास ये कर्मनाशा गंगा नदी से मिलती है। सोन तो मिलती ही है, इसमें कौन कौन सा, कर्मनाशा मिल गया और सोन मिलती है। उसके बाद पुनपुन नदी भी मिलती है, ठीक है, फतुहा के पास, और ये हरोहर नदी भी मिलती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये बंगाल नहीं मिलती है, सॉरी बलान नहीं मिलती है। बंगाल पहले जाके कहाँ मिलती है, तो बंगाल पहले कोसी में जाके मिलती है, फिर कोसी मिलती है किसमें, आपके गंगा में। तो इसका सही आंसर हो गया 41 का सी बलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड का सीमावर्ती नहीं है। तो देखिए कुल जो झारखंड के साथ जो सीमा लगता है बिहार का जिला वो 8 जिला है। और इसमें कौन सा है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। कैमूर की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। तो सही आंसर कौन सा हो गया आपका, कैमूर। कैमूर जो है, कैमूर की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। 43 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की नकदी फसल नहीं है। तो बिहार की प्रमुख नकदी या व्यावसायिक फसल की अगर हम लोग बात करें तो गन्ना है, जूट है, तंबाकू है, फूल है, मखाना है, लीची है, आम है और केला है। जबकि सरसों, तीसी, तिल, अरंडी आदि जो है बिहार की प्रमुख जो है नकदी फसल नहीं है। तो कौन सा इसका आंसर हो गया, बी सरसों। सरसों क्या है, नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान से निकोबार के अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं। सही आंसर हो गया 44 का बी। क्वेश्चन नंबर है 45, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर दोदा बेटा चोटी स्थित है। तो देखिए दोदा बेटा चोटी जो है 2663 मीटर की ऊंचाई पर है और ये है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो सही आंसर हो गया नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसी चोटी का नाम है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 3 कठिया व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए 3 कठिया पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, यह बिहार के चंपारण और आसपास के क्षेत्र में कृषि में लागू थी, बिल्कुल सही। देखिए इसमें चुनना क्या है, असत्य कथन चुनना है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, पहला सही है। दूसरा है क्या, इसमें बी नंबर, गांधी जी के प्रयास से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था, बिल्कुल 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी को ख़त्म करने के लिए। तीसरा है सी नंबर, 1916-17 में चंपारण का अधिकांश क्षेत्र केवल 3 भूभाग स्वामियों के अधीन था, तो ये भी कथन इसका सही है। और डी नंबर क्या है, वर्ष 1919 में 3 कठिया व्यवस्था को सुधार की कोशिश की गई थी, नहीं। तो ये कथन जो है डी नंबर गलत है, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि गलती हम लोग को खोजना था, ठीक है। चलिए
और ये जो है 1908 में सुधारने की व्यवस्था नहीं की थी अंग्रेज को द्वारा, सॉरी 1909 में नहीं किया गया था, ये कब किया गया था, 1908 के टाइम में किया गया था। इसका और एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। तीन कठिया व्यवस्था में सुधार का जो प्रयास किया गया था वर्ष 1908 में किया गया था, और 1916-17 के आसपास जो चंपारण का अधिकांश भाग था केवल तीन कठिया जमींदारों के अधीन आ गया था। ये जमींदार बेतिया, रामनगर और मधुबनी जागीरों के मालिक थे। बेतिया की जागीर सबसे बृहद थी, मतलब सबसे बड़ा था, जिसमें से 1500 गांव इसके अंतर्गत आते थे, और किसानों का भू पर अस्थायी अधिकार नहीं था। वे जमींदार से कुल भूमि के 3/20 भाग पर खेती करने का शर्त पर भूमि सट्टे पर लेते थे, और 3 भाग में क्या करते थे, नील की खेती किया जाता था। तो याद रखिएगा 46 का सही आंसर होगा, गलत आंसर कौन सा हो गया, मतलब सत्य खोजना है तो ये हो गया डी। है 47, इसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान उस बेटे की तरह है जो अब वयस्क हो गया है, अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह कथन किस राजनेता का है? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होम रूल की मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में होम रूल की लीग की स्थापना की थी, और तिलक की होम रूल 6 शाखाओं में संगठित थी, जिसमें एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट किया गया था, तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। ये दोनों डेट याद रखिएगा। अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा होम रूल स्टार्ट किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। अप्रैल 1916 में तिलक जी, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो उसी दौरान जो बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे, हिंदुस्तान उस बेटे की तरह है जो अब वयस्क हो चुका है, अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वो सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन के तहत ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सही आंसर हो गया 47 का सी। 48, इसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये सोहन सिंह भाकना थे। सही आंसर है इसका बी। इसमें देखिए मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया गया था। इसकी पहली बैठक में बाबा सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष और लाला हरदयाल को महासचिव और पंडित काशीराम मरोली को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से एक मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाकना जो है हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसको हिंदुस्तान गदर पार्टी के पहले जो किस नाम से जानते थे, हिंदू एसोसिएशन के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 23 जून 1787 में पलासी की भयानक लड़ाई लड़ी गई, जो केवल नाम की लड़ाई थी। नवाब के सैनिक का केवल एक छोटा सा समूह किसके नेतृत्व में बहादुरी और अच्छी तरह से लड़ा था? तो देखिए 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई लड़ी गई, जो केवल नाम की लड़ाई थी। कुल मिलाकर अंग्रेज ने 29 लोगों को खो दिया, जबकि नवाब ने लगभग 500 लोगों को खो दिया था। गद्दार मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में नवाब की सेना के प्रमुख हिस्से ने लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। और इसमें कौन कौन लिए थे? तो इसमें लेने वाले थे मीर मदन, ठीक है। कौन लिए थे? मीर मदन लिए थे, मीर मदन कहा जाता है बेसिकली। तो मीर मदन लिए थे, मोहन लाई लिए थे, ये सब जो पार्टिसिपेट किए थे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये भी लिए थे, मीर मदन भी लिए थे और मोहन लाई भी लिए थे। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से 1 से अधिक। और इसमें कहा जा रहा है निम्न संगठनों में से सबसे पहले स्थापित कौन किया गया, किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए यहाँ पर है पहला कि लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका स्थापना बंगाल में हुआ था 1838 में। ये डेट ईयर जो है याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बंगाल में स्थापना किया गया था 1843 में। तीसरा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना किया गया था 1851 में। और तीसरा है बॉम्बे एसोसिएशन, इसका स्थापना किया गया था 1852 में। तो कौन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना बंगाल में 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो लिखा गया था ये नाटक, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर हो गया 51 का बी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लघु नाटक भारत दुर्दशा लिखा और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित किया गया था 1875 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित और अगर हम लोग बात करें लघु नाटक की, जैसे आरसी दत्ता समाज का अधिक किया था, लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी चौपट राजा का लिखे थे। फिर उसके बाद अगर बात करें सरस्वती चंद्र, ये जो गोवर्धन राम त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। और फकीर मोहन सेनापति, ये लिखा गया है, इसके द्वारा लिखा गया 6 मन 8 गुंठ, मतलब 6 बीघे जमीन, ये लिखा गया था फकीर मोहन सेनापति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 52, इसमें कहा जा रहा है 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली गुट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत किस राजनेता ने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डोमिनियंस राज की अवधारणा का विरोध करना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना और समाजवादी आधार पर भारतीय गणराज्य की स्थापना के लिए ये काम कर रहे थे। तो इसमें कौन कौन से हो गए? तो देखिए, ये तो सुभाष चंद्र जी बोस थे ही, सुभाष चंद्र जी बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे और एक और आदमी थे श्रीनिवास अयंगर। तो कौन सा गया? उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, ये जो थे समाजवादी कांग्रेस के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म हुआ था 1902 में बिहार के सिताब दियारा में। 1921 में जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इनमें सबसे पहले ये भाग लिए थे। ठीक है, और उन्होंने पटना कॉलेज में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इस टाइम में, और उनके बाद वह यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और उन्हें लोकमान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सही आंसर। क्या हो गया इसका? बी, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1921 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 54, इसमें कहा जा रहा है 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ये किया गया था 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। मुस्लिम कानूनों और संबंधित विषयों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो सही आंसर हो गया आपका ए, 54 का ए, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध कृति जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो ये 1809 में लिखा गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 1809 में राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार ये लिखा गया था, गिफ्ट टू मोनोथेसिस कहा जाता है इसको, जिसने उन्होंने कई देवताओं में विश्वास के खिलाफ और एक ही ईश्वर की पूजा के पक्ष में जो है तर्क दिए थे। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा? फारसी भाषा में लिखा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? तो ये आया था 1909 में, और यहीं पर मुस्लिम के लिए एक अलग दे दिया गया था इसको, चुनाव के लिए सीट दे दिया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 57 नंबर में कि निम्नलिखित विद्रोह को काल कर्मों के अनुसार सही क्रम में चयन करें। तो देखिए, इसमें कुछ विद्रोह का नाम दिया है। जैसे पहला विद्रोह है बगेरा विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में बगेरा विद्रोह हुआ था। फिर आता है कौन सा? पाइका विद्रोह। चलिए उसको देखते लेते हम लोग बाद में। ये जो है तीसरा नंबर पे, ये क्या है? ओहम विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? ये असम में हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आइए कोका विद्रोह पे। कोका विद्रोह कब हुआ था? 1840 में हुआ था। और ये पाइका विद्रोह जो हुआ था, जिसको बघेरा विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, ये 1818 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग सजाए काल के अनुसार, तो सबसे पहले कौन आता है?
तो सबसे पहले आता है, 1 मिनट, सॉरी एक गलती हो गया, 1 मिनट सॉरी। चलिए इसको हम फिर से मिलाते हैं। ये पाइका विद्रोह है। यहाँ पर पाइका विद्रोह कब हुआ था? ये पाइका विद्रोह हुआ था आपका 1817 में। फिर उसके बाद बगेरा विद्रोह का आता है 1818 में। फिर उसके बाद 1828 में ओहम विद्रोह असम के आसपास के इलाकों में हुआ था। और फिर होता है कुका विद्रोह 1840 में, कहाँ पर? पंजाब में। और कुका विद्रोह भी हुआ था कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। कुका हुआ था पंजाब में, कुकी हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। इस हिसाब से अगर हम लोग सजाए तो कौन सा सही आंसर हो गया? तो सही आंसर हो गया सबसे पहले पाइका विद्रोह, फिर बगेरा विद्रोह, फिर ओहम विद्रोह, फिर कुका विद्रोह। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 2 1 3 4 है 58। इसमें कहा जा रहा विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया गया था गुजराती में, ये किया गया था करसन दास मुंशी के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका कौन सा? डी, करसन दास मुंशी के द्वारा। यह कब किया गया था? 1851 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 59। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है? तो ये कहा गया था जालियांवाला नरसंहार के टाइम में। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यंग इंडिया में ये बात लिखा था कि जो सरकार अपनी प्रजा की आज़ादी को बहुत सस्ती समझती है वो सम्मान के पात्र नहीं है। ये कथन है महात्मा गांधी का। और किस टाइम में कहा गया था, किसके लिए? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार के टाइम में ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर है 60। इसमें कहा जा रहा है 60 नंबर में 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सा तिथि निर्धारित की गई थी? तो ये किया गया था कौन? 31 मई 1857 किया गया था। 31 मई 1857। देखिए 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन तय किया गया था। लेकिन तय समय से पहले ही 10 मई 1857 को सैनिक ने नाराज होकर विद्रोह कर दिया गया था। ये 10 मई से स्टार्ट हो गया था, लेकिन निर्धारित कब हुआ था? 31 मई 1857 को। तो सही आंसर हो गया 60 का डी। 61। इसमें कहा जा रहा है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद के नवाब के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व का पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। मतलब बंगाल का कहने का मतलब है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को दे दिया गया था। तो इसमें से हमको जो खोजना है कौन सा जो निर्णय शामिल नहीं था वो खोजना है। तो ये क्या है? देखिए इसके डी नंबर, अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व पर आंशिक नियंत्रण प्रदान किया गया था। नहीं, ये पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। बाकी देख लीजिए, बाकी सही है। शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी, बिल्कुल सही है। शाह आलम को वार्षिक 26 लाख रुपये भुगतान करना निर्धारित की गई थी, जो कि अंग्रेज के द्वारा देना था, ये भी सही है। मुगल शासक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देने पर असहमत हुए थे, तो ये भी सही है। ए बी सी सही है, डी क्या है? गलत है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें कहा जा रहा बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये किया गया था कहाँ पर? दानापुर में। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर जो है इसका स्थापना हुआ था दानापुर में 1885 में स्थापित किया गया था। इस संगठन की शाखा जो है आरा में, पटना में, सिवान में, मोतिहारी में, भागलपुर में आदि शहरों पर स्थापित किया गया और इस संगठन ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो 62 का सही आंसर हो गया डी, दानापुर। क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर। बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज के हत्या का प्रयास किया था? तो देखिए 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जो जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? तो ये था कब? 1908 में। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 1908।
ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश जो उस टाइम में थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। इस बम हमले में प्रसिद्ध वकील पिंगले कैंडली की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी और किंग्सफोर्ड बच गए थे, मतलब वो आए ही नहीं थे गाड़ी में। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली थी और जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, 11 अगस्त को कभी कभी पूछा जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1908 को। तो 63 का सही आंसर हो गया कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर और इसमें कहा जा रहा है प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। उस टाइम में वर्ष चल रहा था 1904। इसमें भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया था और इसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था इसके द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका 1904 और ये भी नाम याद रखना आपका, लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 65 और इसमें कहा जा रहा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था, तो देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो उस टाइम में बिहार में भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। तो सही आंसर हो गया आपका 65 का ए, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिहार के होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कब हुआ था होम रूल लीग स्टार्ट बिहार में। तो होम रूल लीग की एक शाखा 1916 में पटना में स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनाया गया था मौलाना मजरुल हक को, उपाध्यक्ष बनाया गया था सरफराज हुसैन खान को और पुनेंदु नारायण सिंह थे। चंद्रवंशी शाह और बैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो देखिए इसमें से जो आंसर होगा कौन संबंधित नहीं थे ये पूछ रहा है, लेकिन इसमें जितने नाम आप देख रहे हैं मजरुल हक, सरफराज हुसैन खान और चंद्रवंशी शाह, ये सारे इससे संबंधित है होम रूल लीग से। और कब स्टार्ट हुआ था बिहार में, 1916 में, जो पटना का शाखा हुआ था होम रूल लीग का। इसके अध्यक्ष बनाया गया था मजरुल हक को। तो ये सारे आदमी संबंधित है होम रूल लीग से। है 67 और इसमें कहा जा रहा बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन में कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी। तो देखिए इसमें जो जुड़ी थी सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार विद्यार्थी परिषद ने अपने हजारीबाग अधिवेशन में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर विरोध करने का निर्णय लिया था। तो ये कौन थी, तो ये थी सरला देवी। सही आंसर हो गया 67 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम जो भारतीय राज्यपाल की बात करेंगे तो ये बने थे 19 दिसंबर 1920 को और ये संसदीय शासन शुरू हुआ था उस टाइम में। इस बीच सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी, 68 का सही आंसर हो गया बी। 69 इसमें कहा जा रहा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे नहीं था। बिहार की बात हो रही है तो सभी व्यक्ति जो इसमें है, श्री कृष्ण सिंह या फिर अनुग्रह नारायण सिंह, गौरीशंकर सिंह, ये सारे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। पहले सत्याग्रह जो बने थे बिहार में वो श्री कृष्ण सिंह बने थे और दूसरे सत्याग्रह बने थे कौन, अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। गौरीशंकर सिंह और तो प्रियतमा देवी गया में ये सत्याग्रही थे। तो याद रखिएगा ये सारे जो है संबंधित है किससे, बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था उससे सब लोग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था। तो ये किया गया था 1920 में छात्रों के बुलावे पर सरदार पटेल ने भागलपुर कॉलेज का दौरा किए थे। तो सही आंसर हो गया 70 का सी। 71 इसमें कहा जा रहा काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए काव्य मीमांसा लिखा गया था ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर हो गया 71 का सी। और ये बाणभट्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाणभट्ट के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। तो बाणभट्ट के द्वारा जो है एक सेकेंड, हर्षा चरित्र का आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो बुक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। फिलहाल इसमें पूछा जा रहा काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक है राजशेखर।
72 इसमें कहा जा रहा चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर मिलता है। तो देखिए ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ये टाइम है 6000 ईसा पूर्व से पहले की बात है। ये जो है उत्तर प्रदेश के कोविड हवा एक जगह है, यहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती का हमको प्रमाण मिलता है। और ये कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगर गेहूं और जौ की बात करें खेती और तथा भेड़ और बकरियों की पालन का बात करें तो पहला साक्ष्य जो हमको मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया 72 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, इसमें कह रहा है गलत जोड़े का चयन करिए। तो देखिए इसमें यहाँ पे साइट दिया हुआ है, ठीक है, और इस साइड नदी दिया हुआ है। तो कह रहा हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे हैं। तो देखिए पहला ही क्या हो गया, गलत जोड़े का चयन करना है। तो ये क्या है, हड़प्पा जो है ये सिंधु नदी के किनारे नहीं, ये रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है। अब बाकी इसमें जो देख रहे हैं बनवाली, रंगोई, रंगपुर, मदार और ये सब जो है सारे सही है। तो 73 का सही आंसर हो गया ए। नंबर है 74, इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे। देखिए ये जितने भी मीमांसा है जो दर्शन है और जिसके समर्थन है उसके बारे में अगर बात करें तो न्याय दर्शन, उसके समर्थन कौन है, गौतम है। वैश्विक दर्शन, उसके समर्थक है कनाद मुनि। सांख्य दर्शन, उसके समर्थक है कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा, उसके समर्थक है आपके मिथुन। उत्तर मीमांसा के बदरायन है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका कौन, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बदरायन। सही आंसर हो गया 74 का बी। 75 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद में ये सारे नदी का उल्लेख मिलेगा, लेकिन ये नर्मदा नदी का उल्लेख आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में हालांकि गंगा और यमुना का भी उल्लेख एक बार मिलता है, गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। और सिंधु का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है, लेकिन ये नर्मदा नदी का जो है उल्लेख आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। तो 75 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 76, इसमें कहा जा रहा बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था। तो देखिए उस टाइम में बंगाल पे जो शासक था सेन वंश का था और वहाँ के शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। तो इसी के टाइम में आपको बख्तियार खिलजी का अभियान का आपको अभियान चलाए थे बंगाल में। और जब ये पहुँचे थे बख्तियार खिलजी वहाँ पर तो ये लक्ष्मण सेन अपना राज छोड़ के भाग गए थे। ठीक है। और इसकी जानकारी आपको मिलेगा, एक मिहान उर सिराज बुक है जो इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है तावत अनासरी, उसी बुक में इसका आपको डिटेल मिलेगा। तो 76 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा मतलब दैवीय अधिकार अमोघत का सिद्धांत को लागू किया। मजहरनामा का दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये किया गया था शेख मुबारक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया आपका सी, शेख मुबारक। अब ये देखिए शेख मुबारक कौन थे, तो आप लोग नाम सुने होंगे अबू फैजल, इसके पिता थे शेख मुबारक और अबू फैजल के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था फैजी, इसी के द्वारा ये जो तैयार किया गया था। तो सही आंसर हो गया 77 का सी, शेख मुबारक। नंबर है 78, दीवाने कोही की स्थापना दिल्ली के किस शासक ने की थी। तो ये देखिए ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक जो डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने कोही। ये एक कृषि डिपार्टमेंट था और कृषि को अलग किया था इस डिपार्टमेंट के तहत। घियासुद्दीन तुगलक शाह जो है तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और शाह आलम शाइद वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे देख ही लिए, तो दीवाना कोई किसके द्वारा स्थापित किया गया एक डिपार्टमेंट है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित को काल अनुसार व्यवस्थित करें, कौन पहले आया कौन इस तरह से। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वंश जो आए थे वो कौन आए थे, तो सबसे पहले संगम मतलब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश आते हैं। पहला आता है संगम। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सलाबू वंश, ये 2 नंबर पे है। और तीसरा वंश आता है तुलबू वंश, ये हो गया तीसरा, और ये आ जाता है चौथा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया डी, पहले संगम डायनेस्टी, फिर उसके बाद सालूब डायनेस्टी, फिर उसके बाद तुलुब वंश और फिर उसके बाद अराबिडू राजवंश। तो ये 4 राजवंश आए थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तो सही आंसर हो गया 79 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। इसमें कहा जा रहा शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत नहीं आया था। तो देखिए शाहजहां के टाइम में जो है ये आप देख रहे बर्नियर और ये ट्रेवनियर ये दोनों आए थे। और ये कहाँ से आए थे, तो ये आए थे फ्रांस से। ठीक है, ये फ्रांसीसी थे। और दूसरा नाम सुने होंगे मनुची और इतावली का, ये भी शाहजहां के टाइम में आए थे। लेकिन ये जो आप नाम देख रहे एक नंबर पे फ्रैंकोइस मार्टिन, ये शाहजहां के टाइम में नहीं आए थे। ये जब पौंडीचेरी को बनाया जा रहा था मुख्यालय, उसी के निर्माण करता है फ्रैंकोइस मार्टिन। तो ये नाम आपको याद रखना, ये नहीं आए थे। बाकी तीनों जो आए थे ये शाहजहां के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। इसमें कहा जा रहा संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला किसका होता है। ये फैसला किसका होगा, तो ये राष्ट्रपति का फैसला होगा। ये अनुच्छेद 103 के अनुसार ये कहा गया है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद में किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। हालांकि पूर्व शर्त यह है कि राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग से इसकी राय जरूर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो राय होगा वो मानने का बाध्य नहीं है। लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो किसका होगा, वो होगा राष्ट्रपति का। तो 81 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 82। इसमें कहा जा रहा कुछ अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं और इसीलिए वे चरित्र में नकारात्मक होते हैं। इसमें से कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रकृति का है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, ये जैसे नकारात्मक चित्रण प्रदान करता है। दूसरी और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सकारात्मक प्रकृति प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 25, 29 एवं 30, ये सब जो है ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें 82 का, तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 किस किस से संबंधित है ये आर्टिकल, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 83, इसमें कहा जा रहा है छठी अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए पहला कथन यहाँ पर कहा रहा है कि एक नया स्वायत्ता जिला बना सकता है। देखिए अगर जिला का बात होगा तो ये किसके हाथ में होगा, ये राज्यपाल के हाथ में होगा। अगर ये राज्य का बात होगा तो किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में होगा। तो पहला बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है किसी भी स्वयं सत्ता जिले का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, ये राज्यपाल के अधीन होता है, बिल्कुल सही। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। किसी भी स्वायत्ता वाले जिला का नाम बदल सकता है, ये भी सही है। ये किसके हाथ में होगा, राज्यपाल के हाथ में होगा। अब कह रहा है 2 या 2 से अधिक स्वायत्ता वाले जिला या उसके हिस्से को मिलाकर एक जो है अलग जिला बना सकता है। तो ये 4 नंबर भी यह स्टेटमेंट सही। तो इसका सही आंसर हो गया कौन, सभी 4, मतलब उपयुक्त में से चारों है सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 84, इसमें कहा जा रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में सार्वजनिक उपक्रम समिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सही नहीं है, पहले हम आंसर बता देते हैं आपको। ये डी नंबर जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अब देखिए यहाँ पे बात है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कौन सा, इस समिति में सदस्य दोनों सदनों से चुने जाते हैं, बिल्कुल दोनों सदनों से चुने जाते हैं। और इसमें जो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। टोटल अगर बात करें तो 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। हर एक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है, किससे संबंधित है। तो यह है सहकारी समितियों का गठन वह कार्य के संचालन से संबंधित है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, डी। देखिए 97 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, ये आए थे सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में कुछ बातें हैं
3 परिवर्तन किए गए थे। इसमें सहकारी समिति बनने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था, मतलब अनुच्छेद 19 के तहत। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद तीसरा चेंज हुआ था, इसने संविधान में सहकारी समिति नामक एक नया भाग, मतलब कि एक नया भाग का मतलब है नम्मा बी जोड़ा गया, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ZH और 243 ZT जोड़ा गया था। तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया, सहकारी समिति का गठन एवं कार्य का संचालन। 85 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 86 और इसमें कहा जा रहा है भारत के 86 एक सेकेंड भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने वापस लेने की राज्यपाल की समान शक्तियों से संबंधित है। तो देखिए, भारत में संविधान जो है, भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जो है ये करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है 213 के तहत। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कितना होगा 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और इसी को उलट पुलट कर अगर जब आप 213 बना देंगे तो ये अनुच्छेद क्या है, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राज्यपाल के पास है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, डी। 86 का डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद जो है ये वैधानिक या संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। इसका स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था। कब, 1956 में। केंद्रीय गृह मंत्री इसमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता कौन, केंद्रीय गृह मंत्री। 87 का सही आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें, वरीयता क्रम में इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, इसमें सही सबसे पहले कौन आएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश आएगा, मतलब ये आएगा 1 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आएगा कौन, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 2 नंबर पे। उसके बाद आएगा मुख्य निर्वाचन आयोग 3 नंबर पे और कैबिनेट सचिव आएगा 1 नंबर पे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, 4 3 2 1। 89 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर लगने वाले व्यय में शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए, ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ये किस में होता है, ये संचित, भारत के संचित निधि नहीं, ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये सही आंसर हो गया इसका 89 का बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं हो रही है। तो सही आंसर हो गया 89 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 90 नंबर में निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो देखिए भारत की संविधान की 11वीं सूची जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इसमें कितने विषय है, 29 सब्जेक्ट है। और ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें जो है कचरा प्रबंधन ये संबंधित नहीं है, इससे पूरा कचरा प्रबंधन जो है ये नहीं है। ये 29 सब्जेक्ट में मत्स्य उद्योग, जल प्रबंधन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये सब संबंधित है, ठीक है। अगर और हम लोग बात करें तो ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल जैसे जो आवश्यक विषय है इसमें संबंधित है, ठीक है। और ये कचरा प्रबंधन जो है ये 12वीं अनुसूची में संबंधित है, मतलब कि ये म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो याद रखिएगा 90 का सही आंसर हो गया बी। और इसमें कहा जा रहा है अंतर्जातीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये हम लोग को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, जो सही नहीं है वो चूज करना है। इसमें पहले नंबर पे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सही नहीं है, ए वाला जो है ये सही नहीं है। इसमें कहा जा रहा है
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है, ये सही नहीं है। इसमें क्या है, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि आवश्यकता महसूस हो तो राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सब सही है। इसे सहकारिता आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अस्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ये सही है। आंसर इसका याद रखिएगा ए है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या खोजना था, जो सही नहीं है वो। दूसरा है, परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही। ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। नेक्स्ट है, परिषद राज्य के बीच विवादों की जांच करती है। जब दो राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो ये परिषद क्या करेगी, अंतर्राज्यीय परिषद ये उसकी जांच करेगी और सलाह भी देती है। इन विषयों की जांच और चर्चा करती है जिसमें दो राज्य या उससे राज्य संघ के बीच क्या हो, समान हितों की बात हो या विवादों की बात हो तो उसकी जांच करती है। तो बी सी डी सही है और ए नंबर जो है गलत है। दूसरा क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कल्याणकारी राज्य का प्रावधान उल्लेखित है। तो ये डीपीएसपी में उल्लेखित है, मतलब कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये मेंशन है। तो सही आंसर हो गया कौन सा, 92 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कौन सा संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद के प्रावधान को सक्षम बनाता है। तो देखिए अनुच्छेद 239A है और 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में ये इसको शामिल किया गया है। यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसको एनसीटी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है, को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन था, ये 69 संविधान संशोधन था। सही आंसर हो गया 93 का बी। है 94, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य के दौरान विकसित बुनियादी संरचना के भाग है। तो देखिए इसमें जो देख रहे हैं आप सारे, शक्ति का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संविधान का संघीय चरित्र और न्यायिक समीक्षा, ये सारे जो संबंधित है केशवानंदन भारती केस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, इसमें कहा गया था कि केशवानंदन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई पहलुओं का हवाला दिया था, जिसमें दस्तावेज की बुनियादी विशेषता के रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे न्यायिक समीक्षा की बात हुई, कानून का शासन हुआ, संघवाद, संविधान की सर्वोच्चता, सरकार के गणतंत्रीय और लोकतांत्रिक रूप बताया, इसमें संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताया, विधायिका के बारे में बताया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का कैसे पृथक्करण हुआ है ये बताया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित कल्याणकारी राज्य के निर्माण का आदेश, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, देश की एकता, ये जो है राज्य के 3 अंगों की बुनियादी विशेषता के रूप में पहचाना जाता है। और ये सारे जो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 4 तक पॉइंट है, ये संबंधित है केशवानंदन भारती केस से। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर है 95 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह शर्त है जिसके आधार पर संसद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक व्यक्ति को संसद को किसी सदन का सदस्य चुने जाने और उनके होने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है कब, यदि वह संसद द्वारा कानून जो घोषित पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी सरकार के तहत अगर लाभ के पद पर है तो उसे क्या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यदि वह मानसिक रूप से असक्षम नहीं है तब भी, अगर न्यायालय ने उसे कह दिया कि आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं है कुछ चीज़ करने में, तब भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो दिवालिया घोषित हो गया है तो उसको भी हटाया जा सकता है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसे स्वेच्छा से किसी मतलब दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर ली है तो ऐसी स्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका देखिए क्या है, यदि वह लाभ के पद धारण करता है, बिल्कुल सही, अगर वो लाभ के पद पे धारण करेगा तो क्या अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, कमज़ोर है, तब भी हटाया जा सकता है। यदि उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता ले ली है तब भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि वो अनुमोचित दिवालिया है तो देखिए ये जो है ये अनुमोचित का मतलब यहाँ पे समझिए
मतलब ये पूरा दिवालिया घोषित नहीं हुआ, मतलब कोई कोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये कथन छोड़ के बाकी 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर है। 1, 2 एवं 3 सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर है 96 नंबर। इसमें कहा जा रहा है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए बुझे हुए चूना के घोल का उपयोग करने से 2 से 3 दिन बाद दीवारें चमकदार हो जाती है। ऐसा किस लिए या क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि बुझा हुआ चूना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे चमकने लगता है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, 96 का बी। नंबर है 97। इसमें कहा जा रहा है गंधहीन एलपीजी रसोई गैस में गैस को पहचानने योग्य गंध के लिए इसमें से कौन सा रसायन जिसका नाम है एथिलीन मर्केप्टाइन मिलाया जाता है, वो किसका यौगिक है? तो देखिए, जब भी कभी रसोई गैस में देखिए कोई भी जो है जो एलपीजी गैस हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें कोई गंध नहीं होता, गंधहीन होता है। तो जैसे लीकेज होने लगे अगर मान लीजिए रसोई घर में, तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है क्या, एथिल मर्केप्टाइन। ठीक है, ये मिलाया जाता है और ये जो यौगिक है किसका है, ये सल्फर का यौगिक है। जो हम लोग को महकता है, अगर सिलेंडर अगर खोल दे जो गैस निकलता महकता है, तो वो कौन सा है, एथिल मर्केप्टाइन है जो कि सल्फर का यौगिक है। तो सही आंसर हो गया 97 का सी। क्वेश्चन नंबर है 98। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स की थैली को किस गैस से भरते हैं? तो वो चिप्स के पैकेट में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। सही आंसर हो गया 98 का सी। 99। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया नहीं है? तो देखिए, मोमबत्ती का जो जलना है ये जो है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया नहीं है। सही आंसर इसका हो गया 99 का सी। ठीक है। 100। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो ये किसके चलते होता है? तो ये हो जाता है सिरका के चलते। ठीक है, और सिरका में क्या होता है, ये सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल होता है और अम्ल पे जब आप नीला लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। सही आंसर हो गया इसका सिरका, सी। क्वेश्चन नंबर है 101। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिया में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी क्रिया है? तो ये क्रिया है जो है बहुत कठोर पदार्थ को काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो गया सी, बहुत कठोर पदार्थ को काटने में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। 101 का सही आंसर हो गया सी। नंबर है 102। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति के अम्लीय है? तो ये कौन से हैं? तो ये है आपके सी, SO2। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी प्रकृति जो है अम्लीय है। इसको धाविक ऑक्साइड प्रतिक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं और ये जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड बनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक। 103 नंबर क्वेश्चन पाइए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसको ढूंढना है। तो देखिए, ये सी नंबर 103 में डी नंबर जो देख रहे हैं ये क्या है, इसमें से सारे सत्य है। तो देखिए, सबसे पहला है क्या, हमारा शरीर 7.8 के pH रेंज के भीतर काम करता है। बिल्कुल सही है। अगर हमारे pH वैल्यू अगर बात करें हमारे शरीर में तो वो 7 से लेकर 7.8 तक वैरी करता है। पहला सही है। जब वर्षा जल का pH वैल्यू 5.6 से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहा जाता है। एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका pH वैल्यू 5.6 से कम होगा। और आपको पता है जब 7 pH से कम होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। और 7 pH वैल्यू से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है। उसका लाड़ जो हमारे मुंह में होता है, लाड़ की pH समान कितना होता है, तो इसका pH वैल्यू 6.2 से लेकर 7.6 के बीच होता है। सुबह में जैसे अगर बात करें तो ये कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। फिर धीरे धीरे बेस होता है तो वो मेंटेन होते रहता है। तो ये दोनों जो है ABC सही है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन से है? तो देखिए, हमारे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है ये फ्लोरीन। सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर है 105 नंबर। कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये विधि कौन सा है? तो ये विधि है जियोलाइट।
कौन सा? जियोलाइट। सही आंसर हो गया 105 का सी। नंबर है 106 नंबर, विकृति का आयाम सूत्र क्या है? तो ये क्या है? तो देखिए, विकृति का जो आयाम सूत्र की बात करें तो ये क्या है? ये डायमेंशन लेस होता है। ये तनाव टेंशन की बात हो रही है, तो तनाव दो समान मात्राओं का अनुपात होता है जिसका कोई भी इकाई नहीं होता। अगर इकाई नहीं होगा तो क्या होगा? डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, व्यक्ति जितना अधिक सांस लेगा स्केल की रीडिंग उतनी ही अधिक बढ़ेगी, यानी स्केल व्यक्ति का वजन अधिक दिखाएगा। 1 लीटर हवा का वजन लगभग जो होता है 1.225 ग्राम होता है। इसीलिए एक व्यक्ति का वजन की अगर हम लोग बात करें तो 1.225 किलोग्राम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1 लीटर वो सांस लेता है तो क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, बी। 108 नंबर, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन उसे सापेक्ष सीमा को बताता है और जिस तक वस्तु के आकार के संबंध में किसी वस्तु की छवि को बढ़ाया जा सकता है। इस छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और आमतौर पर इसे अक्षर m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यदि वस्तु की ऊंचाई h पर हो तो, कुछ ऊंचाई पर अगर हो तो। छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, बिल्कुल सही। ठीक, उसका छवि की दूरी और वस्तु की दूरी का भी अनुपात है ये। 1 सेकेंड, देखिए इसमें से जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एवं सी हो जाएगा। ठीक है, छवि की ऊंचाई और वस्तु की दूरी का अनुपात है, नहीं सॉरी ये नहीं है। तो इसका जो सही हो जाएगा छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का ये क्या है? अनुपात है। मतलब ये डायमेंशनलेस होगा। छवि की दूरी और वस्तु की दूरी का ये क्या है? अनुपात है। ये कह सकते हैं छवि की ऊंचाई और वस्तु की दूरी, ऊंचाई और दूरी का अनुपात कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 109 और इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी होगी? तो देखिए, अगर इसको आप रिलेट करना चाहें तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है और आपको पता है ये जो है mv जो होता है इसका क्या होता है? संवेग होता है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? तिगुना बढ़ा दे रहे हैं। तो तिगुना बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका जो मूल मान होगा वो 9 गुना बढ़ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, सही आंसर हो गया इसका 109 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर है 110, इसमें कहा जा रहा है यदि एक साधारण लोलक जिसको पेंडुलम कहा जाता है इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, आपको जो पेंडुलम का होगा उसका आवर्तकाल अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है t = 2π√L/g। अब क्या हो रहा है? लंबाई हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सही आंसर हो गया इसका ए, बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ पे ही डिपेंड करता है ना। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? देखिए, माध्यम जो है ये तरंग का गुण नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति जो है ये तरंग के गुण है। तो सही आंसर हो गया इसका डी, माध्यम नहीं है तरंग की कोई विशेषता। क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें कहा जा रहा है निर्वात में गर्म पानी से भरा धातु का कंटेनर कैसे गर्मी खो देती है? तो ये कैसे विकिरण से ये जो है गर्मी खो देती है? सही आंसर हो गया 112 का सी। क्वेश्चन नंबर है 113 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत बल्ब या जो भी विद्युत बल्ब है इसमें जो है एक लेप लगाया जाता है, उसके बाद अंदर में कुछ गैस भी भरा जाता है जो इनर्ट गैस होता है, जैसे आर्गन। ठीक है, आर्गन भरा जाता है और इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो गया है कौन सा? डी, आर्गन एवं नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर है 114 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की गति के चलते ये संभव है। सही आंसर कौन सा हो गया? डी, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो ये इलेक्ट्रॉन के गति के द्वारा ये संभव है। तो 114 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट में आइए 115 नंबर, उस रसायन का नाम बताइए जो मूत्र में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है।
तो काहे होता है, जो पेशाब होता है पीला काहे होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूरोबिलिन प्रेजेंट होता है, जिसके चलते मूत्र जो होता है पीला होता है। ठीक है, ये यूरोबिलिन या कह सकते यूरोक्रोम कह सकते हैं, यूरोक्रोम भी इसको कहा जाता है। तो दोनों नाम सेम ही है, यूरोबिलिन भी सेम है और यूरोक्रोम भी सेम है। तो सही आंसर हो गया 115 का ए। नंबर है 116 नंबर, कवक आमतौर पर आरक्षित खाद्य सामग्री को किस रूप में संग्रहित करते हैं। तो ये करते हैं ग्लाइकोजोन के, ग्लाइकोजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजोन वह रूप है जिसमें जानवर और कवक अपना भोजन संग्रहित करते हैं। तो 116 का सही आंसर हो गया बी। 117 नंबर कह रहा है वह पदार्थ जो पौधे की परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराने का कारण बनता है, वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है एब्सिसिक एसिड। सही आंसर हो गया इसका डी। 117 का सही आंसर डी हो गया। नंबर है 118 नंबर, निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर टूटते हैं और अवशोषित होते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, खमीर और मशरूम और ब्रेड मोल्ड। फिर से क्वेश्चन सुनिए, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह के खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर टूटते हैं और अवशोषित होते हैं। तो देखिए ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, जीवों के समूह जो है इसमें जो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 118 का बी। 119 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो देखिए ये हेपेटाइटिस जो है ये यौन संचारित नहीं है, बाकी एड्स जो है और सिफिलिस जो है, सुजाग जो है, ये एक यौन संचारित रोग है। सही आंसर हो गया 119 का सी। आगे आइए 120 नंबर में, क्वेश्चन नंबर है 120, इसमें कहा जा रहा है परासरण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है, इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो देखिए मानव शरीर में किडनी एक महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है, सभी जानते हैं यह परासरण के नियम जो है ये जो है उत्तरदायी होता है, जो ये जो मेंटेन रखेगा ये किसका काम होता है, ये किडनी का काम होता है। तो सही आंसर हो गया डी। और किडनी को क्या कहा जाता है, विक कहा जाता है, विक। तो सही आंसर हो गया 120 का डी। क्वेश्चन नंबर आइए 121, निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो देखिए पपीता को वनस्पति 121 नंबर है, प्याज और लहसुन की बात करें, प्याज और लहसुन की मसाल पत्तियों में भोजन संग्रहित रहता है। तो देखिए यहाँ पे प्याज भी दिया हुआ, लहसुन भी दिया हुआ, ठीक है। मांसाहारी पौधे की पत्तियाँ घरे के आकार की होती है, जो घरे के आकार जितने भी पत्तियाँ होती है उसको कहा जाता है मांसाहारी पौधे या पत्तियाँ का पौधे कहा जाता है बेसिकली। तो इसमें क्या हो गया, आंसर हो जाएगा इसका प्याज भी और लहसुन भी। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर है 122 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रबंधन तकनीकी द्वारा नहीं उगाया जा सकता है। तो ये कौन सा है, तो ये पपीता को नहीं उपजाया जा सकता है, बाकी जो है संतरा, गुलाब और गन्ना को उपजाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 123 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है फसल, ठीक है। कृत्रिम की बात हो रही है ना, कृत्रिम पारिस्थितिक, तो ये कौन सा हो गया, फसल हो गया। अगर वन की बात करें तो ये नेचुरल हो गया, नदी नेचुरल हो गया, तालाब नेचुरल हो गया, और फसल ये हो गया कृत्रिम, ठीक है। अगर कृत्रिम की बात करें तो फसलें आएगा, पार्क आएगा, उद्यान आएगा, मछली घर आएगा, और नदी, तालाब, जल और रेगिस्तान ये सब की बात हो जाए तो ये नेचुरल की बात हो जाएगी। तो 123 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 124 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 124 नंबर में रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसके लिए कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, वो कौन सा है, तो वो है ओ ग्रुप के, ठीक है। ओ ग्रुप क्या हो सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी जो है क्या हो सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर कहा जाता है इसको यूनिवर्सल ब्लड, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 125 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से असत्य मिलान को पहचानें। तो देखिए असत्य कौन सा है इसमें, तो ये देख रहे हैं आप डी नंबर, स्वाइन फ्लू H5N1 से नहीं, ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। बाकी सब क्या है, हैजा जो है ये जो है ब्रिबियो कॉलेरा से होता है। उसके बाद कुष्ठ जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, जिसको कहा जाता है कुष्ठ टीबी रोग, ठीक है। पित्त ज्वर किससे होता है, एडिस मच्छर से होता है। तो ये सारे जो है सही है और एक ही इसमें गलत है। ये जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा होगा, H5N1 नहीं होगा, ये होगा सॉरी H1N1 वायरस से होता है। तो सही आंसर हो गया 125 का डी, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो देखिए ये चौथी पंचवर्षीय योजना था जो शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब, 1969 से लेके 1974 तक ये काल जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना का था। और इसमें आर्थिक शक्ति को बढ़ती एकाग्रता की पिछली प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया था और ये देने वाले गडगिल फार्मूला पर आधारित थे। तो सही आंसर हो गया 126 का बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। हुआ 127 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है नीचे दिए कूट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया हुआ हरित क्रांति, मतलब क्रांति है और उसके बाद क्या है उसको मिलाना है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति है जैसे पहला है ये सही है, ठीक है। एक का क्या है, खाद्यान्न से संबंधित है। पीली क्रांति किससे, ये तिलहन से संबंधित है, ये भी सही है। श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन किससे, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे, मछली उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से। तो इसका सारा जो मिलान है सही है, तो इस हिसाब से सही आंसर हो गया ए। 128 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य कितना रुपया है। तो देखिए ये केंद्रीय बजट जो अभी पेश किया गया 2023-24 में, इसमें कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया 20 लाख करोड़ रुपया। तो सही आंसर हो गया इसका डी, सॉरी डी नहीं, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, 128 का 20 लाख करोड़ रुपया ये रखा गया है। उसके बाद 29 में है, बैठिए ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित के लिए लाया जाएगा। तो ये किस लिए लाया जाएगा, ये देखिए स्टार्टअप और शिक्षा जगत द्वारा जो नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये लाया जा रहा है, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया ए, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए बेसिकली लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 130 और इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे कम है। तो देखिए अभी जो केंद्रीय बजट 2023-24 आया था, तो इसमें प्रस्तावित खर्च में अगर बात करें तो पेंशन की हिस्सेदारी जो है सबसे कम है। तो ये कितना है, सॉरी ये कौन सा आंसर हो गया इसका, ए पेंशन। बाकी रक्षा और ये जो केंद्रीय क्षेत्र योजना है इसमें बहुत सारा फंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने नाबार्ड की स्थापना की। तो ये श्रीनिवासन कमेटी के द्वारा ये किया गया था। तो 131 का सही आंसर हो गया ए। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है, इसका स्थापना किया गया था श्रीनिवासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना जो किया था, इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, ये 2 जुलाई 1982 को ये स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, ये भी याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताइए हमको कि किस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर है 132 और इसमें कहा जा रहा है बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में किस उप क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। तो ये किसका था, तो ये फसल का था। सही आंसर हो गया ए। 133 नंबर में आइए, बिहार के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या था
जिसे कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की संख्या के हिस्से के रूप में मापा जाता है। तो ये कितना था? तो ये 40.5% था। सही आंसर हो गया 133 का सी। ठीक है। 134 इसमें कहा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। कितना का अंतर है या क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है विदेश से शुद्ध आय, यानी विदेशों से आय प्राप्त। अगर आप सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर देखेंगे तो जो अंतर आएगा, क्या चीज़ का अंतर आएगा? वो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय वही होता है। ठीक है। चलिए 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, मतलब IMF के द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो गया 135 का बी। क्वेश्चन नंबर है 136 और इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 में GDP का कितना प्रतिशत हो गया? तो ये हो गया 2.5%। 136 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 137 केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस तेल के देय बुनियादी शुल्क में कमी आई है? तो ये है सारे कच्चे एवं परिशोषित पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल। तो ये सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 138 इसमें कहा जा रहा है लोगों की सालाना आय में कितने रुपये की वृद्धि का उल्लेख केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किया गया है? तो ये किया गया है 2652 रुपया, मतलब लगभग 8.7% बचत हुई जो है बढ़त हुई है। 138 का सही आंसर हो गया ए। और अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो कितना बढ़ा है? 8.7%। 139 नंबर इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यान में को ऋण में जनवरी 2022 में औसतम लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है लगभग 30% का। सही आंसर हो गया इसका ए। लघु और सूक्ष्म और मध्यम की अगर ऋण की बात करें तो जनवरी 2022 में लगभग 30% की औसत वृद्धि देखी गई है। और बड़े उद्योग में देखें अक्टूबर 2022 से दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो देखिए 1964 में इसका स्थापना किया गया था सोवियत रूस की मदद से। सही आंसर हो गया 140 का सी। क्वेश्चन नंबर है 141 नंबर और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कौन सा है? तो देखिए ये है सी 2 4 1 5 3। तो 2 नंबर पे कौन? जनसंख्या, फिर क्या आता है? बेरोजगारी, फिर कौन से आता है? गरीबी, फिर आता है रोग और फिर आता है सबसे लास्ट नंबर पे मृत्यु। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का है जिसका हम ABC करके आंसर बताएंगे। जो बना के मिलाना चाहे मिला सकते हैं। तो 142 का सही आंसर है सी। ठीक है। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है ससुर डी। क्वेश्चन नंबर है 144 और इसका सही आंसर है बी 98 101। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 145, इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है 146, इसका सही आंसर है डी 280। क्वेश्चन नंबर है 147, इसका सही आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका सही आंसर है 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 149, इसका सही आंसर है बी 7। और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, इसका सही आंसर है डी 2। तो ये 10 क्वेश्चन मैथ का था। जो लोग बनाना चाहे बना के मिला लीजिएगा। ठीक है। और पॉज कर करके बना सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक की एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।